आज प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल के लिए भी सभी को धन्यवाद। और आपको जितना सपोर्ट करना होगा तो हमारे YouTube चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो, और लाइक करना हो तो कर सकते हो, यदि पढ़ना ही है तो पढ़ना ही होगा। तो आपको किसी से नहीं कहता कि मैं लाइक करना, यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो आप लाइक कर सकते हो। और आपसे सभी से यही निवेदन है कि हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो ऑफलाइन क्लास पर भी आप पढ़ सकते हो और ऑनलाइन क्लास पर भी आप पढ़ सकते हो। कि आपको बता देते हैं कि आपके शहर लालसोट में हमारी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो गई है। और ऑफलाइन क्लास के लिए आपको मैं हमारा जो स्थान है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं अपन को। आपको एड्रेस बता देता हूँ। जैसे अपनी लालसोट की अशोक शर्मा स्कूल है, उसके सामने गणपति मैरिज गार्डन है। किसी से पूछ लेना या कोई जो जानता पहचानता नहीं हो तो कम से कम मेरी 1-2 दिन की क्लास में किसी से पैसे नहीं लिया जाएगा। तो आपसे सभी से निवेदन है कि 1-2 दिन मेरी क्लास पर आकर आप देखना कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, बाकी के सभी टीचरों से अलग क्या मिलता है, कितना सिखाते हैं और कितना ज्ञान मिलता है। तो सभी से मैं यही डिस्कस करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि भाई मेरी क्लास में आना और एक बार पढ़कर जरूर देखना कि भाई कैसे पढ़ाते हैं और कैसा माहौल रहता है यहाँ पढ़ाई का। तो आज मैं पहले भी चैप्टर चल रहा था मेरा, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। द्विघात समीकरण। जी टॉपिक चल रहा था, तो आपकी दूसरी क्लास रहेगी आज। क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था, तो इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई इस टॉपिक में आपको पहले भी समझा दिया गया कि द्विघात समीकरण का अर्थ क्या होता है। कि जिसे भी किसी चर या कुछ भी दे रखा होगा उसकी घातें 2 होती है। जैसे कोई सा भी फंक्शन दे रखा है उसकी घात 2 है, या कोई चर की घातें 2 है, तो उसको अपन द्विघाती समीकरण कहेंगे। इसी के आपको समझाया था कि भाई द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। तो उसके बाद में अपन हल निकालने के लिए विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी 3 विधि रहेगी। 3 विधियों से अपन हल निकालते हैं। तो फर्स्ट विधि का नाम, जो फर्स्ट विधि होगी उसका नाम क्या होता है कि गुणनखंड विधि। हल को अपन क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। पहली आती है गुणनखंड विधि, दूसरी आती है पूर्ण वर्ग विधि, और नंबर 3 आती है श्री धराचार्य विधि। अब यदि किसी को ये 2 विधि नहीं पढ़नी हो तो डायरेक्ट तीसरी विधि पढ़ सकता है कि ये सभी में ही ये अलाउ होती है। ये सभी क्वेश्चनों में अलाउ रहेगी, लेकिन ये कुछ क्वेश्चनों पर ये अलाउ होती है, कुछ क्वेश्चनों पर ये अलाउ होती है, लेकिन ये सभी क्वेश्चनों पर अलाउ रहेगी। आपको यही पढ़ना होगा। तो यदि इस पर ध्यान ज़्यादा देना होगा कि मैं कह रहा हूँ कि सवाल है, इससे भी सिखाऊंगा मैं, इसी से भी सिखाऊंगा और इसी से भी सिखाऊंगा। तो मैं तीनों से सवाल सिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा दबाव इसी पर रहेगा। सवाल एग्जाम में इसी से करना होगा आपको। इससे क्या थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन सभी हो जाते हैं। तो आज मैं तो आपको तीनों विधियों के बारे में यदि डिस्कस करता हूँ, मैं तो फर्स्ट विधि के बारे में डिस्कस करूँगा अभी तो। और यदि दूसरी विधि का भी टाइम मिलता है तो अपन दूसरी विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बता देते हैं कि आपको पहले मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन पहले के बारे में ये द्विघाती समीकरण है कि या नहीं है, तो उसके बारे में अपन को डिस्कस करना होगा भाई द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको द्विघाती समीकरण के रूप में यदि आप बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ। ये है, तो आपको ये बताना होगा कि द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। भाई सभी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो रिपीट इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आपको जैसे कि 4.1 चैप्टर है आपका, इसी प्रश्नावली से आप यहाँ से है उसमें यही है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। फिर आपका दूसरा चैप्टर जो है गुणनखंड विधि से हल निकालना होगा, तो उसी से गुणनखंड विधि से हल निकलते या नहीं निकलते उसका जवाब देना होगा। उसके बाद में पूर्ण वर्ग विधि आती है, इसके बाद में श्री धराचार्य विधि आती है। तो मैं कह रहा हूँ श्री धराचार्य को लास्ट में लेंगे, तो उसको लास्ट में लेंगे, तो उससे ही परमानेंट सवाल करेंगे अपन। तो आपके बीच में मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इधर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो x का x के साथ होएगा, तो माइनस का x स्क्वायर आता है। ये स्क्वायर कभी भी ये मत सोचना कि इसके साथ में है, ये बाहर है। भाई एक साथ में आता है तो किसी का स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है।
तो इसके बाद में यदि माइनस एक्स का प्लस के साथ माइनस के 1 के साथ होएगा तो क्या हो जाता है, प्लस का एक्स, इधर क्या आ जाता है माइनस का 2 प्लस 1। तो x और x के मैंने कहा था कि चिन्ह समान होते तो कट जाता है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, इसको माइनस से माइनस कट जाता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है कि 2 आता है। इस 2 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है कि 2x की स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी कि द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। उसकी कंडीशन क्या रहती है, उसकी कंडीशन होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ऐसा रूप दे रखा है, तो मैंने ये भी कहा था कि ABC क्या है, वास्तविक संख्या, x क्या है, चर है, जिस पर a नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे कि 0 a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है यहाँ पर, a का मान a क्या है, तो अपना इसका a का मान 0 नहीं है, तो इस रूप में है, तो a b और b और c का मान 0 हो सकता है। कि अपन को द्विघात समीकरण बोलना है या नहीं बोलना उस पर डिपेंड करता है। अब यदि ये रूप आपको दे रखा है तो आप कह सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है। कैसा है ये कैसा है कि द्विघात समीकरण है। भाई ये सभी को समझ में आ गया। यदि ये द्विघात समीकरण है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई फर्स्ट प्रश्नावली का चैप्टर में आज यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और उसमें आपको ये बता देते हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, उस पर 3-4 फॉर्मूले रहेंगे। ये तो सभी को याद होगा ये फॉर्मूला, तो मेरे हिसाब से यदि नहीं हो उसी को ये समझना भी होगा। ये निकालते कैसे, इसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले ये बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपको सभी को याद रखना होगा। याद होता है या नहीं होता, बार बार रिवाइज करते हैं तो अपन सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सेकंड फॉर्मूला आता है कि इसमें माइनस का लग जाता है इस जगह, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि अब इसका निकालते हैं तो a स्क्वायर, अब इस माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है, प्लस का b स्क्वायर इधर आता है कि माइनस 2ab। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका तीसरा जो फॉर्मूला आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये याद नहीं हो पाता है कि a प्लस b का होल क्यूब, ये याद नहीं हो पाता क्योंकि इसको याद करने की मैं बार बार रिवीजन करूंगा कि आपको ये आसान तरीके से याद हो जाए, रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस फॉर्मूले को क्या लिखना होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले में ये लिखते हैं अपन तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन की जो 4.1 है उसमें कोई क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसे खोलना होगा, तो आपको ऐसे खोलने होगा। तो और इसके बाद में अगला नंबर 4 फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a होल क्यूब आता है, उसको कैसे खोलते हैं। अब इस पर क्या होएगा कि जो माइनस है तो इसकी घात 3 लगाते हैं तो 3 पर माइनस रहेगा, जिस जगह यहाँ पर प्लस है तो उस जगह माइनस लगाएंगे, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस b, ये है। तो आपको ये चारों फॉर्मूले लिखने होंगे और इसी चारों फॉर्मूलों को याद रखना होगा। यदि याद नहीं रखते तो मैं शुरुआत जैसे क्लास स्टार्ट करता हूँ तो इस 2 फॉर्मूले है ना, इनको मैं रोज़ रिपीट कर दूंगा जिस दिन आपके चैप्टर चलता रहेगा, क्योंकि इसमें ये 2 ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कोई इसमें टिपिकल चीज़ नहीं रहेगी। सबसे सिंपल टॉपिक है, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी ही मैथ सिंपल है। मेरे से यदि आसान तरीके से आप पढ़ते हो तो सभी टॉपिकों को आसान तरीके से समझाने की गारंटी मेरी रहेगी। और ये बता देते हैं कि जो टॉपिक आपकी चल रहा है ना, जैसे कि ये टॉपिक को मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, और अगले भी टॉपिक जो लेके आऊँगा मैं, यदि आपकी डिमांड होती है कि सर हमको वही टॉपिक पढ़ाना है तो आप बता सकते हो कि सर हमको वो टॉपिक पढ़ाओ पहले, इन टॉपिकों से कोई। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले सिंपलों को पढ़ना चाहिए,
फिर हार्ड जैसे आते हैं तो उनको पढ़ाएंगे ना। जैसे ज्योमेट्री सबसे हार्ड टॉपिक है, आपके शहर लालसोट में कोई नहीं पढ़ाता शुरुआत में। मैं कह रहा हूँ कि पांचवा जिस दिन पांचवी चैप्टर पांचवी प्रश्न वाली स्टार्ट होगी, मेरी ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। ज्योमेट्री को सबसे टिपिकल टॉपिक है, लेकिन मैं कह सकता हूँ उस टॉपिक को मैं आपको कहीं भी ऐसे लगने दूंगा कि जैसे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, मैं ऐसे कैसे उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा। उसी टॉपिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके शहर लालसोट में कम से कम 15-20 नंबर का उस चैप्टर है, तो उस 15-20 नंबर को सभी को याद कराता है कि टीचरों को नहीं आता। मैं नहीं कहता कि टीचरों को आता या नहीं आता, दिया आता है तो बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को समझाया क्यों नहीं जाता। अरे मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई मैंने भी यहाँ से पढ़ाई की थी लालसोट से, मेरे को तो पढ़ाया नहीं गया था कि कभी लालसोट में कैसे पढ़ाई है, क्योंकि मैं खुद तैयारी करके आया था तो जयपुर, वहाँ पर उन सरों ने पढ़ाया था तो उसने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। उनसे सीखने को मिला कि भाई इसमें ज्योमेट्री सिंपल है, कोई नहीं अपनी जो लालसोट में है तो उसमें डर है। तो मैंने कहा कि उस डर को हम निकालने के लिए कभी हम पढ़ाने आएंगे तो उस डर को हम निकालेंगे, क्योंकि वो सर तो यहाँ आ नहीं सकते। तो अब मैंने कहा कि हम उनके स्टूडेंट बनकर उसे अपने लालसोट में जैसे कि अपन टीचर बनकर अपन किसी को पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसी को निकालना होगा। तो आपको ज्योमेट्री मैं पढ़ाऊंगा। जिस दिन मेरी 4 प्रश्नावली होने के बाद में 5वीं या 6ठी प्रश्नावली मेरी ज्योमेट्री रहेगी, ज्यामिति। और जो आपकी 6ठी प्रश्नावली है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा 6ठी प्रश्नावली, आपके शहर में कोई भी नहीं पढ़ाता। जिस दिन पूरी प्रश्नावली हो जाके बाद में खुद याद करता है और स्टूडेंटों को भी याद कराता है। मैं कहूँगा कि मैं खुद भी याद नहीं करता, मैं स्टूडेंटों को याद नहीं कराता, समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको अब मैं टॉपिक पर ध्यान देना होगा कि अब गुणनखंड विधि से हल करना होगा कि कैसे हल निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते। मेरे हिसाब से तो मैं दोनों से तीनों ही विधि को एक साथ में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अपन को एक साथ में पढ़ना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी 4.2 की जो आपके क्वेश्चन है उनको हल करते हैं अपन क्वेश्चन पहला लेते हैं कि भाई गुणनखंड विधि में क्या होता है, क्वेश्चन से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन। भाई ये अपनी तरफ से क्वेश्चन मान लिया अपन ने, इसको अपन अपनी तरफ से माना। चलो अलग अपन क्या करते हैं कि तीनों विधियों को अलग अलग से कराएंगे। निकी में एक साथ, मेरा तो प्लान था कि एक साथ ही करा देते हैं, लेकिन आपके समझ में कम आएगा तीनों एक साथ करा देते क्योंकि मिक्सिंग हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ एक एक के साथ एक एक पढ़ना चलते हैं कि इसमें क्या करना होता है कि अपन को जो 8 है ना, इस पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे एज इट इज लिखना होता है। जैसे इसको अपन लिखते हैं कि 4 + 4 लिख सकते हैं, 4 + 4 लिख सकते हैं, तो इसको 8 हो जाता है। अब इसका जो लिखते हैं ना, इसके जो चर है उसको छोड़ देते हैं। इसके चरों को छोड़ने के बाद में इसका जो ये बचते हैं इसके गुणांक उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए। तो अपने 4 × 4 = 16 आ रहा है, तो ऐसे कैसे इसी 16 को लिख लेना है। किसी को दिक्कत? यदि अपन इस 16 को ऐसे कैसे लिखते हैं तो आपको इसको x² को भी ऐसे कैसे लिखना होगा। 2 क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, फिर 2 के बाद में तीसरा क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में यदि आपके बुक के जो क्वेश्चन है आप कर सकते हो, और वैसे बुक के मैं भी बताऊंगा 1-2 क्वेश्चन। तो मेरा क्या है कि मैं खुद ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बुक से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाता। तो इसके बाद में अपन क्या ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। अब x कॉमन लेते हैं तो किस इधर क्या बच जाता है, 1x कॉमन बाहर आ गया तो 1x बच जाता है अंदर, यहाँ से x ले लिया तो यहाँ 4 बच जाता है। फिर अब इधर क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन लेता है तो x प्लस इसमें से 4 ले लिया तो 4 बच जाता है, इक्वल टू 0 बच जाता है। अब इधर क्या होता है भाई, इधर ये दोनों सेम है तो इसको अपन इधर कॉमन ले लेते हैं, x + 4। फिर बच क्या जाता है अपने पास, x + 4 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो दोनों समीकरणों को बराबर में 0 करना होगा और इधर भी बराबर में 0 करना होगा। तो अपना दोनों भाई सेम है तो अपन कह सकते हैं कि दोनों ही माइनस के मान, द्विघाती समीकरण के 2 हल आते हैं तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का दोनों का मतलब एक ही माइनस का आएगा, माइनस का 4 आता है। तो अपन कह सकते हैं इसके दोनों हल ही क्या होंगे, माइनस का 4 और इधर भी माइनस का 4। तो इसी को ही अपन हल कहेंगे या मूल कहेंगे।
भाई द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो यदि द्विघात समीकरण की लैंग्वेज होती है कि मूल, लेकिन अपनी सादा लैंग्वेज अपने मैथमेटिक्स में ये कहते हैं कि भाई हल है इसका। और इसको हल क्यों कहा जाता है कि ये बताना भी होगा, आपको चेक करना होगा कि ये मूल इसका हल है कि नहीं, अपन निकालते हैं तो चेक करने के लिए भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे, यदि आपको इसी टाइम बता देता हूँ जो इसका हल आता है इसको समीकरण में लिखने के बाद में दोनों पक्ष से बराबर आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब कहेगा जब ही निकालेंगे। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए सभी, और अगले क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सभी ने लिख लिया? ये सभी ने लिख लिया होगा। यदि नहीं लिख पाते हो तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, क्योंकि अपन को वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि यदि आपको ज़्यादा लिखने में टाइम देते हैं तो अगला क्वेश्चन अपनी बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। भाई आप कहेंगे सर आपके हिसाब से क्वेश्चन लेते हो तो उसमें ज़्यादा नहीं कि भाई मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जैसे पढ़ाया हुआ टाइप का क्वेश्चन तो मिल जाएगा। लेकिन मैं जो भाई क्वेश्चन आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर चल रहा है आपका 4.2। एक को आपको हल करना होगा। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है उस क्वेश्चन को मैं हल करवाऊंगा, आप बता सकते हो। और सभी को मैं कह रहा हूँ कि ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, और समझ में नहीं आता है तो मेरी गारंटी है कि पूरी इस मैथ को अंगुलियों पर दिखाने की गारंटी मेरी रहेगी। कोई से भी चैप्टर में यदि आपको दिक्कत होती है कि सर उस चैप्टर को पहले पढ़ाना होगा तो उस चैप्टर को अपन पहले पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई समझना आपको पड़ेगा। तो अपना क्वेश्चन भाई क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। भाई इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? पहले कहा था कि मैंने इस 3 को इंटरचेंज करते, 3 को किसके और बीच में रेशो होता है कि उनका मल्टीप्लाई 10 आ जाता है। अभी माइनस और प्लस का बाद में देखते हैं कि 5 दूनी 10 होता है, तो 5 में से 2 गल जाता है तो 3 बच जाता है। अब 3 कैसे लेना है? 3 माइनस का लेना है तो 5 को माइनस लेना होगा और 2 को प्लस में लेना होगा, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। देखो कैसे, मैंने क्या कहा था कि इसको ऐसे कैसे लिखना होगा, इसके कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कैसे लिखते हैं इसको? माइनस का 5 प्लस का 2, कोई अंतर है कि माइनस के 3 है कि नहीं है, बाकी के ऐसे कैसे। अब इसे 5 दूनी 10 करते हैं तो मैंने कहा था कि चर को नहीं लेना, जिसका गुणांक होता है उसको लेना है। अब ये माइनस का भी इसके साथ आता है तो 5 दूनी 10 हो जाता है तो माइनस के 10 आ जाता है। इक्वल टू 0 जरूर लगाना होगा कि समीकरण चल रहा है। यदि आप समीकरण में 0 नहीं लगा रहे हो तो आपका समीकरण नहीं रहेगा, ये बहुपद द्विघात बहुपद बन जाएगा। जिसी को बहुपद अपन को नहीं दिखाना, क्योंकि अब इधर आ जाता है कि x², ठीक है। अब इधर साइड से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। अब इधर आता है कि 2 आ रहा है तो इधर मिल जाता है कि x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड से ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 इधर हो जाता है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यदि आपको ये मान अब आपके जैसे ये हो जाता है कि इसके बराबर ये है या इसके बराबर ये है, दोनों लग सकते हैं अलग अलग। कैसे लिखना होगा? देखो x माइनस 0 x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या आता है अपने पास? 5 आ जाता है, और एक x का मान क्या आ जाता है अपने पास? माइनस का 2 आ जाता है। जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर या मूल यही हो गए। और आपको इस मूल को इधर आप इस क्वेश्चन में ही रखते हो तो यही इसको मान 0 हो जाता है कि दोनों मूलों को रखते हैं अपन। रख के आपको देख लेना है कि जब क्वेश्चन आएंगे तभी मैं बताऊंगा आपको मैं ऐसे बीच में एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन है ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे। इसलिए आपको थोड़ा पहले से ही सावधान कर देना चाहिए कि भाई सावधान किस लिए करते हों। अपन को पता है कि पाकिस्तान कभी भी अपने ऊपर आक्रमण कर सकता है, करता थोड़ी है वो, लेकिन अपन को पता है कि वो आक्रमण कर सकता है। यदि वो आक्रमण कर रहा है, कभी भी कर सकता है, तो अपन पहले ही सावधान रहते हैं कि पाकिस्तान पर अपने पूरे इंडिया की जितने अपने पास फौज है ना, उससे ज़्यादा पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगी रही हुई होती है। पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पर दोनों देश ही अपने दुश्मन हैं, तो दुश्मन से सावधान। और क्वेश्चन भी अपने दुश्मन नहीं होते, दोस्त होते हैं।
तो दोस्तों से भी सावधान होना पड़ता है कि कौन सा दोस्त अपने साथ दुश्मनी नहीं निकाल सकता। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों से सावधान रहा करो। दोस्त ही होते हैं, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की तरह दोस्त को मान सकते हो, नहीं, रूस की तरह मानो। रूस अपना दोस्त है, लेकिन रूस कैसी दिन दुश्मनी निकाल सकता है, तो उससे भी सावधान तो रहना पड़ता है। जैसे कि इसलिए आपको इस क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने वापिस पहले का दूसरा चल रहा है। ये क्या है, 2x² + x - 6 = 0। ठीक है। अब यदि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वही मैंने कहा था कि इसमें अंतर नहीं आना चाहिए, इसको ऐसे कैसे ही लिखना होगा। तो अपन को इसको ऐसे कैसे लिखना होगा और मल्टीप्लाई करते हैं उसका 6 आना चाहिए। जैसे 2 और 3 है, 3 दूनी 6 होते हैं, और 3 में से 2 घटा देते हैं तो 1 बच जाता है। तो 1 अपन को चाहिए। तो अपने हिसाब से भाई मेरे को तो याद है, आपको याद नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा, और आपको मैं सोचना सिखाऊंगा। यदि बुक के क्वेश्चन कम पढ़ते हैं तो मैं मेरी तरफ से आपको एग्जांपल दूंगा कि गुणनखंड कैसे निकालना है। और जिसको विधि तीनों ही सीखनी है, ध्यान से सीखना होगा तीनों ही विधियों को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो आएगा 3 नंबर का आएगा, इसलिए 3 या 4 नंबर का आता होगा वो क्वेश्चन तो आएगा। या आप इस विधि से करो या अगली से करो, अगली के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ श्रीधराचार्य का क्वेश्चन इस विधि से नहीं होगा, क्योंकि उसमें टुकड़े नहीं होंगे तो क्योंकि श्रीधराचार्य निकालना होगा, ड्रोड़ में संख्या आएगी। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि इसको ऐसे कैसे लिखना होगा, इसको ऐसे कैसे क्या लिखना होगा, 3x - 1x को मतलब इसके गुणांक में 1 होता है, उसको दर्शाते नहीं है, अपने आप मान लेता है कि मेरे पास में 1 है। तो 3x नहीं 2x लिखना होगा। भाई 2x में से 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 प्लस का बच जाता है, तो इधर का माइनस का 6 आता है, दोनों को गुणा करते हैं तो आ गया। तो इधर क्या लिख सकते हैं कि इधर क्या था, 2x²। तो भैया मेरे समझ में आ रहा है कि इस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x ले लेते हैं इधर से x, तो यहाँ क्या बच जाता है, भाई कॉमन इसमें से और इसमें से लेना होगा। ठीक है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सभी को ध्यान देना होगा। तो इसमें से कॉमन आ रहा है कि क्या 2x, इधर से क्या बच जाता है x, इधर बच जाता है क्या 1। अपन ने सही लिखा है कि चलो इधर क्या होता है कि अपन इधर से करते हैं, अपन को क्या कॉमन लेना होगा x, तो x बच जाता है, एक और 2x बच जाता है, फिर इधर क्या बच जाता है 3 बच जाता है। इधर से क्या लेना होगा अपन को, माइनस का 2 इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बच जाता है कि x + 3। भाई क्वेश्चन क्या था, ये श्रीधराचार्य ज्ञात गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। हाँ यार गलती हो गई इस क्वेश्चन में, सभी को ध्यान देना होगा कि भाई गलती क्या है, ऐसे ही समझते हुए चलना होगा कि भाई गलती क्या हुई है। उस गलती को अपन चोरी करते हैं कि अपन सभी के सामने गलती मानते हैं, गलती सभी से होती है। अपन का जो ये मल्टीप्लाई होता है ना, दोनों ये होता है, ये मल्टीप्लाई कितना हो रहा है कि 12, इसका मल्टीप्लाई चाहिए होता है अपन को। जैसे कि अपन इस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं ना, तो अपन को 12 आना चाहिए। जैसे कि 4 और 3 है तो 12 आता है, उसमें प्लस का आना चाहिए अपन को। प्लस का कैसे आएगा, जैसे कि अपन लिखते हैं इधर 4x - 3x कितना हो जाता है, 4 × 12 आ रहा है माइनस का, तो इधर माइनस का 12 आएगा, तो इधर तो 6 लिखना होगा = 0।
इधर क्या लिख रखा है 2x। ठीक है, इसमें गलती ये हो गई थी कि भाई इसको मल्टीप्लाई करना होता है सभी को, ये भाई क्वेश्चन सभी टाइप ही बढ़ती जाएगी जो टाइप आती है। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, इधर से आता है 2x कॉमन आ जाता है, तो क्या बन जाता है x प्लस 2, इधर से क्या आता है -3, तो ये आ जाता है x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर क्या होता है कि x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाता है 2x प्लस -3 इक्वल टू 0। तीनों को बराबर में कर देते हैं अपन को, पहले से समीकरण को अलग अलग से कर देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इधर क्या होता है कि 2x प्लस -3 आ जाता है इक्वल टू 0 आ जाता है। तो x का मान एक क्या आ जाता है -2 आ जाता है, और एक आ जाता है कि प्लस के 3/2 आ जाता है। क्योंकि इधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, 2 को बटा में देते हैं, तो आपके 2 मूल क्या आ गए, ये आ गए। यदि आपको इन पे कोई दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, तो अपना क्वेश्चन यहाँ हो गया, 2 मूल आ गए। अब लेकिन उस गलती के लिए अपन सभी को श्योरी मांगते हैं कि वो गलती हो गई है, तो उस गलती को ऐसे भाई दोनों मल्टीप्लाई के आना चाहिए। पहले अपने यहाँ 1 था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसको करने की क्या आवश्यक 6 के 6 होता है, इस टाइम 12 हो जाता है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं कि उसका आपको बनाना होगा, जैसे अपनी बुक के ही क्वेश्चन है क्या, अपनी बुक के क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर मैं कह रहा हूँ 1 को तो पूरा कर लेते हैं, जैसे बाद में हिंदी लैंग्वेज है उनको बाद में लेते हैं, उनको बाद में करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसने सभी ने लिख लिया, ये क्वेश्चन